हेलो दोस्तों। स्टैनफोर्ड विनय स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों को मापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इस विनय स्केल से हम किस गुण को माप सकते हैं। तो इसका आंसर आया बौद्धिक। विनय स्केल से हम बौद्धिक गुण को माप सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लें दोस्तों। विनय फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था और एक कारक सिद्धांत को हम एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत भी कहते हैं। और जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा था। जॉनसन ने दोस्तों निरंकुशवादी सिद्धांत कहा था अल्फ्रेड विनय के एक कारक सिद्धांत को, एक खंड सिद्धांत को, एक घटक सिद्धांत को, एक इकाई सिद्धांत को, एक तत्व सिद्धांत को, कुछ भी बोल दो आप। और इन्होंने जो बुद्धि की परिभाषा दी है, अल्फ्रेड विनय ने, जो फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने क्रियाओं के आधार पर बुद्धि की परिभाषा दी है। और इन्होंने 1911 में इसका उपयोग किया था, मतलब 1911 में इस सिद्धांत को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। दोस्तों स्पेयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत द्वितत्व सिद्धांत है। एक तत्व तो अभी हमने पढ़ा अल्फ्रेड विनय, त्रिआयामी गिलफोर्ड का है, और बहुतत्व सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का है। तो स्पेयरमैन के बारे में कुछ जान लें दोस्तों। स्पेयरमैन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया था। उन्होंने बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया है, जी और एस, मतलब जनरल बुद्धि और स्पेशल बुद्धि। जनरल बुद्धि को उसने राजा के समान माना है तथा स्पेशल बुद्धि को प्रजातंत्र के लिए माना है, इसलिए इसको प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। स्पेरमैन के द्वितत्व सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्रजातंत्री सिद्धांत भी कहते हैं। जो जनरल कारक है दोस्तों, वो प्रशिक्षण अधिगम से नहीं बदला जा सकता। हम चाहें कि हम प्रशिक्षण कर ले, अधिगम कर लें और इससे बदल दे तो नहीं बदल सकते, लेकिन एस कारक को हम बदल सकते हैं। इसलिए जी कारक जन्मजात कारक कहलाता है और एस कारक अर्जित कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणात्मक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों अभिप्रेरणात्मक की बात हो रही है तो इसमें सबसे लास्ट में हमें क्या चाहिए? सबसे लास्ट में हमको संतुष्टि चाहिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार चाहिए। भाई सबसे लास्ट में हम कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं? हम उस चीज़ को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर हमें संतुष्टि प्राप्त हो गई है तो हम मन संतुष्ट हो जाता है। तो अभिप्रेरणा हमें किसी भी चीज़ की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाएगी। तो इसमें सबसे लास्ट में संतुष्टि आएगी। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड में है। फर्स्ट सेकंड में से कोई ना कोई आएगी। अब दोस्तों इसमें ये देखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, सह प्रवृत्ति, संतुष्टि, ये थोड़ा गलत हो रहा है। हम सह प्रवृत्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, संतुष्टि, मतलब जब हमें लक्ष्य प्राप्ति होगी तब हमें संतुष्टि मिलेगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही सेट क्रम कौन सा है? सह प्राप्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति और संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो दोस्तों रोरसा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और व्यक्तित्व परीक्षण मुख्यतः दो भागों में बांटा है इसने, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो इन्होंने मसीलक्ष्य या स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया है। मसीलक्ष्य या स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया दोस्तों? इन्होंने मसीलक्ष्य या स्याही धब्बा। और इसमें 10 कार्ड इन्होंने दिया है, जिसमें 5 कार्ड तो काले और सफ़ेद कलर के थे, 2 कार्ड काले, सफ़ेद और लाल कलर के थे। बचे 3 कार्ड, 3 कार्ड अनेक रंगों में थे। और इन्होंने जो रोरसा ने प्रक्षेपण दिया है ये 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अचेतन प्रयोजन। रोरसा का अचेतन प्रयोजन परीक्षण के लिए अभिकल्पित किया गया। अचेतन मतलब
जो छिपी हुई अंदर हुई बातों को बाहर लाने की प्रोसेस होती है वो अचेतन प्रयोजन कहलाती है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? देखिए दोस्तों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना युंग के द्वारा की गई है। इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार का वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, जिसमें अंतर्मुखी में बताया है कि ये संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, जैसे कि रचनाकार, गणितज्ञ, दार्शनिक। और बहिर्मुखी में इन्होंने बताया कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, सामाजिक होते हैं, शिक्षक, नेता, व्यापारी, वकील, ये जो होते हैं ये बहिर्मुखी होते हैं। और रचनाकार, गणितज्ञ, दार्शनिक ये अंतर्मुखी होते हैं, ये बताया है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों युंग। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना किसके द्वारा की गई? युंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? पियाजे ने पूर्व संक्रांतिक अवस्था को दो भागों में बांटा है दोस्तों, प्राक संक्रामक अवस्था और अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 साल के लिए होती है और प्राक संक्रामक अवस्था 2 से 4 साल के लिए होती है। तो इसमें इसके गुण क्या है? विचारों को प्रकट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करता है बच्चा। जब प्राक संक्रामक अवस्था में होता है जो 2 से 7 साल का रहता है, तो उसमें विचारों को प्रकट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करता है, खेलों के रचता है, नाटक करता है, नकल करता है, सूचकता का विकास होता है। और इसके नेगेटिव गुण है दोस्तों, इसमें आत्म केंद्रित होता है, मतलब वो कहता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे कोई बेस्ट नहीं है। वहाँ जीववाद का गुण होता है, मतलब वो बस को भी जीव समझने लगता है। ये सड़क पे अगर गिर जाए और तो उसे लग गया बोलने लगते हैं, तो उसको अगर सड़क को मार दे तो वो शांत हो जाता है, ये समझने लगता है कि इसको मार पड़ गई, इसको दुख हुआ। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं होती दोस्तों, जैसे कि दो गिलास है और दो गिलासों में पानी, छोटे और बड़े, लेकिन लंबा गिलास और एक चौड़ा गिलास। तो लंबे गिलास में कम पानी है तो भी उसमें ज़्यादा पानी बताएगा, और चौड़े गिलास में ज़्यादा पानी उसमें कम पानी बताएगा। इस तरह से उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं होती, अहम भाव होता है उसमें। उसके बाद इसका सही आंसर है, तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतिमूर्ति का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तार्किक चिंतन नहीं होता, तार्किक चिंतन तो आपका बाल्यावस्था में होता है और परिकल्पना आपके किशोर अवस्था में होती है। प्रतीकात्मक भी बाल्यावस्था में ही होता है। और नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है दोस्तों? शिक्षण का स्तर 3 स्तर माने गए हैं शिक्षण के: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, जिसमें सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण नहीं है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, 3 स्तर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किसने सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय विकसित किया है? सबसे पहले दिया है, तो सबसे पहले तो सेलावे तथा मेयर ने सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय दिया था। ये इमोशन शब्द का अर्थ क्या है? ये स्वयं के या दूसरों के संवेगों को समझना सामयिक बुद्धि कहलाती है, या स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करना सामयिक बुद्धि कहलाती है। इमोशन शब्द लैटिन भाषा का इमोअर से बना है दोस्तों। को किससे बना? इमोअर से बना है। संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक जिसको सुखद संवेग भी कहते हैं और नकारात्मक जिसे दुखद संवेग भी कहते हैं। सिलावे तथा मेयर ने 1977 में संवेगात्मक बुद्धि पर वर्णन किया है। सिलावे और मेयर ने कब किया दोस्तों? 1977 में। ऐतिहासिक दृष्टि से संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में किया गया। 1990 में किसने किया? अमेरिकन पीटर सिलावे तथा जॉन मेयर ने। तो सबसे पहले किसने किया? 1990 में सिलावे तथा मेयर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलावे तथा मेयर। और वर्तमान डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सबसे अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि संवेगात्मक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100,
ये क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र ज्ञात करने का प्रयोग किया जाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया है, गोलमैन ने दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि का संप्रदाय सबसे पहले दिया सिलावे तथा मेयर ने 1990 में। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा, उसने निर्मित समतुल्यन को कहा है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन कहा है। अनुकूलन क्या होती है, जन्मजात होती है। ये समायोजन संतुलन भी कहते हैं इसको। ये समायोजन संतुलन से ही बनी होती है। इसकी में दो प्रकार की होती है कि व्यवहारिक और ज्ञानात्मक। ये क्या है, सूचनाओं का पैकेट्स है। स्कीमा सूचनाओं का पैकेट्स है और ये दो प्रकार की होती है, व्यवहारिक और ज्ञानात्मक। व्यवहारिक में आपकी शारीरिक क्रिया आ जाएगी और ज्ञानात्मक में मानसिक क्रिया आ जाएगी। संरक्षण मतलब एक लंबा गिलास और एक चौड़ा गिलास। इसमें बच्चा यह तय नहीं कर पाता कि पानी किस में ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, संरक्षण। इसको हम विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। और अंतःप्रज्ञा ये तो पूर्व ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। अंतर्दर्शी अवधि क्या कहा जाता है, ये 4 से 7 साल की होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अनुकूलन, जो कि जन्मजात होती है। ये किसने बताया, जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा जाता है, अनुकूलन। मतलब वातावरण बालक के मध्य जो क्रियाएं होती हैं परस्पर, उससे जो चीज निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम क्रिया को प्रभावित होती है। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से। वैसे अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अधिगम दो प्रकार का होता है, संज्ञानात्मक और गत्यात्मक। और अधिगम के क्षेत्र हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ठीक है दोस्तों, ओके।